नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दुनिया के साथ साथ देश में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच देश में मौसम की भी मार पड़ना शुरू हो गया है। देश के कई राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम के इस डबल अटैक के बीच देश में अब मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। खुद पीएम मोदी भी लोगों से इस मौसमी बीमारियों से बचने की अपील कर चुके हैं। बीमारियों वाले इस मौसम में क्या है बचने के उपाय, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टरों का एक पैनल और वो तमाम उपाय आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल में मौसम की मार, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का प्रहार। ऐसे में आप पड़ सकते हैं बीमार। जी हाँ, देश में एक तरफ जहां कोरोना का संकट काल है, वहीं इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की भी भीषण मार पड़ रही है। राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों के अलावा जम्मू और राजस्थान में इस वक्त जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बिहार में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से पिछले कुछ दिनों में ही अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौसम के इस डबल अटैक से माना जा रहा है कि इस तरह के मौसम में कई लोग सीजनल बीमारी से भी परेशान हो सकते हैं। पीएम मोदी ने खुद सीजनल बीमारियों को लेकर देश की आवाम को आगाह किया है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखें। कोरोना महामारी के बीच देश में मानसून ने भी दस्तक दे दिया है, जिससे अब मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जानकारों की माने तो इस दौरान मानसूनी बारिश के साथ ही मच्छर तेजी से पनपते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के संक्रमण की भी आशंका बढ़ जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कोरोना काल में सीजनल बीमारियों की पहचान कैसे होगी? आखिर किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उन्हें सीजनल बीमारी है? और अगर किसी को ये सीजनल बीमारी हो भी गया या फिर न हो, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपने देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे मानसून पहुंच रहा है, उसके बाद अब लोगों में एक सवाल सबसे ज्यादा जो उठ रहा है वो ये कि क्या बरसात के मौसम में कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा या फिर कम होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, साथ में हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि मलिक आपका ही रुख करूंगा, और जैसे जैसे मानसून देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बरसात में क्या कोरोना का प्रकोप और बढ़ेगा या फिर कम होगा? क्योंकि जैसे ही गर्मी आई थी तो ये एक अफवाह ही कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी आएंगी कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसी ही अब एक बात सामने आई है कि बरसात में कोरोना और ज्यादा बढ़ेगा। आपकी राय क्या है इस पर? मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 रवि जी। हाँ, देखिए, बरसात के मौसम में ये होता है कि कोरोना जो है उसके बढ़ने की जगह कम होने के चांसेस होते हैं। जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है कि जो पानी के छोटे छोटे कण है जो ह्यूमिडिटी के अंदर होते हैं, वो वायरस को लेके नीचे बैठ जाते हैं। तो आमतौर पे जो पहले स्टडीज हुई थी उनमें ये देखा गया था कि अगर तापमान गर्म है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम रहेगा। इस चीज की काफी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से गर्मी के अंदर कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है, उस तरह से इसको भी बड़ा मुश्किल है कहना कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो है कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होगा। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कोई भी वायरस जो है, खासकर रेस्पिरेटरी वायरसेस, इनका प्रकोप ज्यादा नहीं होता, कम होता।
साफ तौर से ये कह सकते हैं। डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ बने हुए हैं। वली साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब मॉनसून आ गया है और सीजनल बीमारियों की शुरुआत भी हो जाती है इस मौसम में। मान लिया किसी शख्स को बुखार है, किसी शख्स को जुकाम है, ऐसे में कोरोना के लक्षण भी बुखार और जुकाम की तरह ही सेम होते हैं। ऐसे में किसी को कैसे मालूम हो कि उसे कोरोना है या फिर ये सीजनल बीमारी? ये अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वली साहब। कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का ध्यान, और उससे पहले हमारे पूज्य हर्षवर्धन जी ने भी राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बरसात आने के साथ साथ मलेरिया और डेंगू का भी आगमन होता है, पेट की बीमारियों का आगमन होता है, लोगों में वायरल डायरियाज भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब मिली जुली एक बीमारियां बरसाती बीमारियां कहलाती हैं, जिसमें फोड़े फुंसी से लेके डेंगू तक का पूरा स्पेक्ट्रम है। इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने एज ए हेल्थ मिनिस्टर पूरी इंस्ट्रक्शंस देश को दी हैं, कोरोना के काल में ही दे दी हैं जी। तो इसमें कोरोना से, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की। तो इसमें लक्षण कभी नहीं भी होंगे और इन बीमारियों के लक्षण तुरंत आएंगे। सिंपल ब्लड टेस्ट से हम इन बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड का भी जो प्रचलन है इस मौसम में बढ़ जाता है। तो ये तीनों चारों बीमारियां जो हैं ये सिंपल ब्लड टेस्ट से और इनके जो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट हैं वो उनसे डायग्नोस हो जाती हैं। और कोरोना के लिए कोरोना का टेस्ट है, अभी हमने लोगों को ये बताना भी शुरू किया है कि जब आपको कोरोना का डाउट हो तो आप अपना छाती का एक्सरे भी करा सकें, और अगर आप इसकी क्षमता रखते हो तो अपना सीटी स्कैन भी करा लें तो भी सेफ साइड। लेकिन ये कोई आईसीएमआर की या कोई गाइडलाइन नहीं है, ये मैंने अपने तजर्बे से अपने कुछ लोगों को जो अफोर्डेबल हैं जो करा सकते हैं उनको बताया। तो मोडेलिटीज जो है इमेजिंग की कोरोना में बहुत ज़रूरी है, इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जो हमारी आम बीमारियाँ हैं जी, आम बीमारियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये समझ लें कि बस कोरोना की बात की जाएगी अगले आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में। कोरोना के साथ तो हमको रहना है, और जो कोरोना ने हमको सिखाया है वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाइजीन है, सैनिटेशन है, ग्लव्स पहनना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और हमको जो है सफाई से रहना, ये सबसे बड़ी बात कोरोना ने सिखाई। मेरे एक टीचर थे, वो स्किन के डॉक्टर थे, तो जब मैं स्टूडेंट था तो वो अपनी मेज किसी को छूने नहीं देते थे। मतलब वो नाराज हो जाते थे बहुत ज़्यादा अगर कोई उनकी गलती से भी मरीज या हम लोग भी उनकी मेज को छू देते थे। तो ये हाइजीन जो पुराने ज़माने में डॉक्टर्स को बताई जाती थी और डॉक्टर्स हमको बताते थे, वो कहीं ना कहीं हमसे खो गई थी। वो हमारे पास जो कीमती दौलत थी, ये आप सही कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। बेशक कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो कोरोना की वजह से हमें सीखने को मिली। हाइजीनिक हुए हैं, हम थोड़ा साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज अगर किसी भी व्यक्ति को हल्का सा बुखार आने लग सकता है, आज किसी भी व्यक्ति को अगर गले में हल्की सी भी खराश आने लगती है, तो एक डर, एक भय उसके मन में सीधा आ जाता है कि क्या मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। क्योंकि कोरोना ने इतने रूप बदले हैं इन 3-4 महीनों में। किसी को कोरोना होता है, उसकी सांस में दिक्कत हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को एसिम्प्टोमेटिक केस भी हैं। तो ये जो डर और भय और संशय जो बना हुआ है इन सब के बीच, इसे एक आम आदमी कैसे समझे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि डर से मुझे लग रहा है कि बीमारी और ज्यादा बिगड़ जाती है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग काफी डरे हुए हैं। मेरे को भी अक्सर अपने पेशेंट्स के परिजनों के फोन आते हैं कि जरा सी भी गले में खारिश होती है, हल्की सी भी सूखी खांसी आती है या हल्का बुखार होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोरोना तो नहीं है। इसको कोरोना फोबिया भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कोरोना या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर वो सिम्प्टोमेटिक होगा तो उसके अंदर बुखार जरूर आएगा। केवल गले में खराश होना, मौसम की तब्दीली की वजह से भी गले में खराश हो सकती है, तो इसके अंदर जो है बुखार जरूर आएगा। बुखार के साथ में डेफिनेटली सूखी खांसी होगी। उसके बाद में और सिम्टम्स भी वायरल इन्फेक्शन के आएंगे। बल्कि जो सीडीसी है अमेरिका में, उन्होंने 11 सिम्टम्स को लिस्ट किया हुआ है जो कि कोविड के पेशेंट में होते हैं, जिसमें कि इवन उन्होंने नोजिया, पेन एब्डोमेन, डायरिया, इन सबको भी जो है कोरोना के सिम्टम्स कहे हैं। लेकिन अगर मोटी सी मैं बात करूं
तो जब तक आपको बुखार नहीं आ रहा तब तक आपको सिम्टोमेटिक कोरोना वायरस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि सिम्टम्स के साथ में आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी देखना है कि क्या आपका अभी किसी कोविड पेशेंट के साथ में मुलाकात तो नहीं हुई है, या आप हेल्थ केयर वर्कर तो नहीं है, या रिसेंटली आपने हॉस्पिटल तो नहीं विजिट किया, तो उससे भी थोड़ा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हमारे को हो जाता है कि जिससे कि हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, जैसे ही बरसातें आती हैं तो दो तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं, एक तो मच्छर वाली डेंगू मलेरिया और दूसरी जो है पानी वाली दवाइयां, जिसमें तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री सब आ जाती हैं। लेकिन जहां तक कोविड का तल्लक है, MIT ने भी रिसर्च किया और कई इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च किया है, उन्होंने कहा है कि बरसाती मौसम के आने के साथ में ये वाला जो पर्टिकुलर वायरस है, खासकर रेस्पिरेटरी वायरस है, इसका प्रकोप कम होना चाहिए। अब देखना ये है कि हमारे इधर जब ह्यूमिड वेदर होगा तो उसमें क्या कोरोना का कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वली साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त हर दिन देश में 20,000 के करीब कोरोना के मरीज आ रहे हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 5 लाख की संख्या पार कर चुका है। अब ये बरसाती सीजन शुरू हो रहा है, पानी पानी हर जगह हो जाता है। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, ये जो प्रतिदिन 20,000 का जो हमारा रेट है, इसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? क्योंकि शुरुआत से ही, मार्च से ही कहा जा रहा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर कहा कि आगे थोड़ा गर्मियों में खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलसिला थमा नहीं है। 125-130 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बरसाती सीजन जो खासकर 2 महीने बारिश के होने वाले हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो दर है 20,000 प्रतिदिन की, इसमें बढ़ोतरी होगी, कमी होगी? अभी तक हम लोग उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, पॉजिटिविटी के सहारे जी रहे हैं और गॉड गिवन इम्यूनिटी के सहारे जिंदा हैं। आगे भी ऐसे ही होगा और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब हम लोग बस पीक पे या पीक के करीब हैं और इसके बाद इसका निपटान शुरू हो जाएगा। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मिली है वो धारावी के उदाहरण से मिली है। मुझे धारावी को लेकर बहुत चिंता थी आज से 4 हफ्ते पहले। मुझे लग रहा था ये पूरा स्लम साफ हो जाएगा, ये पूरा स्लम खत्म हो जाएगा। इतना कोरोना के फेवरेबल माहौल था फैलने के लिए। हमने उस पर विजय पाई किसी तरह से, किसी ने हमारी मदद की, चाहे नेचर ने की, चाहे स्ट्रेटेजी ने की, चाहे उन बच्चों की, गरीब बच्चों की आहों ने, उनकी किस्मत ने की। लेकिन धारावी में कंटेनमेंट हुआ और धारावी में अब केसेस मिनिमाइज हो गए, बहुत कम हो गए, नहीं के बराबर हो गए। तो ये सब चीजें जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा उत्साह आता है कि शायद पूरे देश में भी अब भगवान को तरस आ जाए। हम लोग बहुत सफर कर चुके, भगवान को हमारे सब संसाधन पता है कितने हैं, ईमानदारी से सब पता है उसको, उससे कुछ छुपा नहीं है। तो शायद उसको हम लोगों पे तरस आ जाए, हमारे गरीबों पे, बूढ़ों पे तरस आ जाए। इसी के सहारे मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, बड़ी पॉजिटिव बात कह रहा हूँ कि अब ऑलमोस्ट वी आर एट पीक। अब हमको, अच्छा देश इतना बड़ा है, वी कांट से कि दिल्ली में पीक गुजर जाएगा, कहीं और ना शुरू हो जाए। एक ये बड़ा मसला है। मसला ये इम्पोर्टेंट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलग से हो रहा है, मिजोरम में अभी आया है, अभी आके खत्म भी हो जाएगा। तो बॉम्बे में धारावी में खत्म हुआ तो ईस्ट मुंबई में शुरू हो गया। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरे इंडिया का पीक कब आएगा, बट मुझे जो इसका हालात लग रहे हैं, जो टेस्ट की वजह से संख्या बढ़ी है, अभी हम और टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा और संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसकी पॉजिटिव साइड में आपको बहुत अच्छे तरह से बता दूं 30 सेकंड में कि जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं, ना उनको छुपने की जरूरत है, ना उनको छुपाने की जरूरत है। वो हमारे दूसरी सीरीज के कोरोना योद्धा हैं, वो हमारे दूसरे सीरीज के बहादुर योद्धा हैं जो कोरोना को उन्होंने पछाड़ दिया है। उनको गर्व के साथ कहना चाहिए मैं कोरोना पीड़ित हूँ। अगर कोई मेड सर्वेंट कोरोना पीड़ित हो गई है, उसको आना चाहिए, मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, अब मैं आपके लिए सेफ हो गई हूँ। कोरोना होने के बाद हम सब सेफ हो रहे हैं, हमको शायद हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, जिसकी बात हम लोग अगले 5-6 हफ्तों में करेंगे। तो ये सब पॉजिटिविटी के साइंस है। और मरने वाले जो हैं, फिर वही बात आती है, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। कमाल है कि इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज के लोग कम अफेक्टेड हो रहे हैं, हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा, उसके बाद डायबिटीज। तो अगर डॉक्टर अपने मरीजों को ख्याल रखेंगे कि हम अपने मरीजों की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मरीज ख्याल रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी इसमें विजय पालेंगे और जान बच जाएंगी। और एल्डरली पेशेंट जो घर में हैं, वो हमारा धरोहर हैं, हमारे फूल हैं, उनको बहुत संभाल के रखना है।
ये हमने 3 काम कर लिए। प्रधानमंत्री जी की बात मान ली। कल प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात ऐड करी है, आई रेड बिटवीन द लाइन्स इन हिज स्पीच, लापरवाही का उन्होंने जिक्र किया है और बहुत सीरियसली ये बात कही है और जनता को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। हम अगर लापरवाही ना करें, हम घर से ना निकले बगैर काम के, हम जरूरत पे जाएं बाहर, तो हम सावधानी जनता को बरतनी ही होगी। सावधानी जनता को बरतनी ही होगी, क्योंकि कोरोना से अभी हम जंग जीते नहीं हैं। ये जंग लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ऐसी जगह है जहां पर कोरोना का प्रकोप जो है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं, मुंबई, दिल्ली, जहां ये प्रकोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा सवाल। एक आम आदमी है, उसको अगर अभी बरसाती सीजन में बुखार हो जाता है और 100 के करीब उसका टेम्परेचर है, तो क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या मन में इस तरह का संशय डालना चाहिए कि मुझे कोरोना हो गया है, या फिर घर पे कोई घरेलू उपाय, या किस तरह का आप सजेशन देंगे उसे? देखिए, जिस भी व्यक्ति को इस वक्त अगर बुखार आता है और उसके साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो उसे डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो टेली ओपिनियन ले ले, चाहे वो उनके पास जाके ले ले। मैं दोबारा से बताऊंगा, इस वक्त खासकर की मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, मुंबई में, जिसको भी बुखार आ रहा है और उसके साथ थोड़े से भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, मे बी सूखी खांसी है, गले में खराश है या वायरल के फीचर्स हैं, तो उन्हें एक ओपिनियन ले लेनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोविड के होने की संभावना काफी कम है। अगर आप पॉपुलेशन को देखें, जैसे दिल्ली के अगर 2 करोड़ की पॉपुलेशन हम लेते हैं, तो कोविड के होने की संभावना हर बुखार के साथ में काफी कम है, क्योंकि तमाम तरह के बुखार अब बरसाती मौसम के साथ में आने शुरू हो गए हैं, जिनमें दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हैं, और तमाम तरह की ऐसी इन्फेक्शंस आ रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी आ रही हैं, जिनकी वजह से। लेकिन क्योंकि कोविड इस वक्त चल रहा है, तो हमारे 2 पर्पस हैं। एक तो हम डॉक्टर से इसलिए कंसल्ट कर लें ताकि अपनी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, और दूसरा इसलिए भी कंसल्ट कर लें कि अगर डॉक्टर को सस्पिशन होता है, वो टेस्ट कर लेगा और हम क्वारंटाइन में जाके दूसरों को भी सेव कर सकते हैं। तो ये हेल्थी प्रैक्टिस। एक और सवाल, खासकर जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, वली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो काफी वीक हो जाती है सीजन में, कहा जाता है। उनको अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, खांसी, जुकाम या बुखार, उनको क्या तुरंत टेस्ट कराना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन है आपके? देखिए, एज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अगर यंग डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटिक है, ओल्ड डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, दोनों में उसका संक्रमण अलग अलग होगा। तो पहला जो गोल्डन रूल है, हम डायबिटीज को कंट्रोल रखें। जो इंसुलिन पे है वो इंसुलिन से, जो टैबलेट्स पे है वो टैबलेट से। और हम बार बार पीछे बताते रहे कि लॉकडाउन में अपना खाना मत बढ़ाओ भाई, शुगर कंट्रोल रखो। मेरे दोस्त जो अभी एडमिट हुए थे, डॉक्टर थे, और उनको डायबिटीज थी, उनको स्टेरॉइड भी देने पड़े। उसके बाद उनका कोरोना ठीक हुआ, घर वापस आए, लेकिन उसमें काफी बढ़ी रही डायबिटीज, तो बाद में कंट्रोल करी। तो डायबिटीज का बढ़ना ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम स्टेरॉइड देने पड़े आईसीयू सेटअप में, वो बर्दाश्त है। लेकिन इसके अलावा डायबिटीज को प्रॉपर कंट्रोल रखना हमारा धर्म है। हर डायबिटीज का ये धर्म है कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखे। और सबसे अच्छा डायबिटीज का इलाज है, मुझसे आप जैसे किसी दोस्त ने वर्ल्ड डायबिटीज डे की शाम को पूछा था, जल्दी में पूछा था कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मुझे इसका टाइटल बता दीजिए। डायबिटीज का इलाज डैश। मैंने कहा उसका इलाज है मुंह पे ताला। मुंह पे ताले का मतलब ये है हम अपने खाने पे कंट्रोल करें, जो हम उड़ेलते हैं उस पे कंट्रोल करें, हम वॉक करें, हम उसको जलाएं, कैलोरीज जो खा रहे हैं उसको कंज्यूम करें। डायबिटीज तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकती है। ये जो हम बैठ जाते हैं लड्डू की थाली लेके और पलथी मार के, तो हम गणेश जी को मिमिक करते हैं। अगर हम एक्टिव होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम भगवान शंकर को मिमिक करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि शंकर भगवान बनना है, लड्डू की थाली नहीं रखनी है पास में, और आपको एक्टिव रहना है। तो यही मेरा सार है। डायबिटीज का इलाज मुंह पे ताला, कम खाना। और हाइपरटेंशन का भी इलाज हर मरीज को मालूम होता है, उसकी दवाई रेगुलर रहनी चाहिए। डॉक्टर को अगर न भी दिखाए तो आज हर घर में कम से कम बीपी इंस्ट्रूमेंट और एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। जो संप्रांत लोग हैं उनमें तो होना ही चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमको अपना ब्लड प्रेशर, हमको अपनी डायबिटीज वॉक के जरिए, खाने के जरिए, दवाओं के जरिए और अपने को स्ट्रेस फ्री रखने के जरिए, ये भी बहुत बड़े 2 कारण हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन के कंट्रोल ना होने का। प्रॉपर स्लीप लेके
और अच्छी अच्छी इम्यूनिटी वाले बूस्टर्स खा के अपने को ठीक रखना है। कोरोना नहीं आएगा, बच जाएंगे। साफ तौर से इम्यूनिटी, डॉक्टर रवि मलिक, इम्यूनिटी को लेकर बहुत सारे ये कह सकते हैं कि सजेशन दिए गए हैं, चाहे वो आयुर्वेद की बात करें, आपके सेक्टर की बात करें, हर जगह यही कहा जा रहा है कि जब तक एक प्रॉपर मेडिसिन इसको लेकर सामने नहीं आ जाती तब तक आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अभी बरसाती सीजन में यह कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसको बढ़ाने को लेकर, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने को लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। देखिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना बड़ा जरूरी है, ना केवल कोरोना के लिए, बाकी बीमारियों के लिए भी हमारे को इम्यूनिटी बूस्टेड रखनी चाहिए। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, खासकर जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जो एल्डरली लोग हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इन सबकी इम्यूनिटी तो बूस्टेड अप रहनी चाहिए। जहां तक इम्यूनिटी का हमारी एलोपैथी में तल्लक आता है तो विटामिन डी, विटामिन सी, उसके बाद में जिंक, इन सब चीजों के सेवन से, और हमारे अंदर कोई भी किसी किस्म की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ये अगर विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो हमारे सारे एंजाइम्स टोन्ड अप रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी ठीक से काम करती है। दूसरी चीज है, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन्स होने चाहिए। बेसिकली जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारे को आप प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, एलोपैथिक, ये होम्योपैथी में भी कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, हमें नेचुरल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए, जैसे हल्दी हो गई, और जो हमारे पुराने इलाज होते थे वो सब चीजें हो गई, तुलसी हो गई, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। देखिए, कोविड को प्रिवेंट करने के लिए केवल हमारे पास 3 ही तरीके हैं। हाँ। सबसे पहले तो जो कोविड की प्रिवेंशन है वो करनी है, नंबर 2 हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखनी है, और नंबर 3 अपने जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई रिस्क फैक्टर में जो सबसे बड़ा एक हाई रिस्क फैक्टर है और जो सबसे कॉमन है वो ओबेसिटी है। आपको ये जान को हैरानी होगी कि 7-7 गुना ज्यादा मरने की दर ज्यादा हो जाती है जो लोग जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और स्टडीज ने ये भी बताया कि जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा होता है उनको कोविड का प्रकोप जो है वो ज्यादा पड़ता है। तो ओबेसिटी जो है, जो घर घर में है, जिसको कि हम बड़ी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ओबेसिटी को हमें कंट्रोल करके रखना है। हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी और डायबिटीज जैसे डॉक्टर वली कह रहे थे, उन सब का तो हमारे को रखना ही है। और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है, और अपने आप को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कोरोना होता है तो वो इस चीज का ध्यान रखे, उसके पास में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए घर पे हर वक्त, ताकि वो अपने अंदर की ऑक्सीजन चेक करता रहे। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत महंगा भी नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आप तुरंत अपने ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं उनसे आप इमीडिएटली कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिदायत है कि आपके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, खास करके जिसको कोरोना की बीमारी हुई है, क्योंकि कोरोना के अंदर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी होती है, जो कि अंदर निमोनिया समय रहते अगर पकड़ा जाए और ऑक्सीजन समय रहते डिटेक्ट हो जाए तो शायद इसकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो होम क्वारंटीन वर्सेस इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की बात चली है, इनमें से कौन बेहतर है एक व्यक्ति के लिए? घर में रहना या अस्पताल में वहां पे, या कोई इंस्टीट्यूशन वहां पे क्वारंटीन करवा रहे हैं वहां पे रहना? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, होम क्वारंटीन हम हमेशा बेटर रहती है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। होम क्वारंटीन का सबसे पहला नियम तो ये है कि आपके पास घर में एक केयर टेकर होना चाहिए, आपके पास घर में एक जगह होनी चाहिए जहां पे आप आइसोलेट हो सकें। अगर आपके घर में 10 परिजन हैं और आप आइसोलेट नहीं हो सकते तो आप सबको बीमारी दे देंगे, बेटर आप इंस्टीट्यूट में जाके आप होम क्वारंटीन कीजिए। अगला नियम है कि जो सेतु ऐप है, आयुष सेतु ऐप जो है, वो आपके फोन पे लोडेड होनी चाहिए जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं। अगली चीज है कि जो भी आपके घर में परिजन है उनको हमें क्लोरोक्विन देनी चाहिए, ताकि उसको प्रिवेंशन हम कर सकें, खासकर की जो केयर टेकर आपकी केयर ले रहा है। सबसे बड़ी चीज है, होम क्वारंटीन में आपके पास अपना पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए। ये ना हो कि आप घर में ही बैठे रहें और कोरोना की बीमारी अंदर बढ़ जाए और आप लास्ट मोमेंट के ऊपर हॉस्पिटल में जाएं जहां पर की एकदम से दिक्कत हो जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अपने ब्लॉक अधिकारी, जो भी कोरोना का ब्लॉक अधिकारी है, उसका नंबर, जो कि नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर आजकल आते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, ताकि होम क्वारंटीन के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनसे कांटेक्ट करके तुरंत हॉस्पिटल में चले जाएं।
होम क्वारंटाइन इज ऑलवेज बेटर। आपका अपना कमरा होता है, आपका अपना कंफर्ट होता है, आपका अपना टॉयलेट होता है, आपकी अपनी हाइजीन होती है, सबसे बड़ी चीज है आपकी अपनी डाइट होती है, आपके अपने फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, और आप अपने इम्यूनिटी बूस्टर्स रख सकते हैं। तो घर की कन्वीनियंस बहुत अच्छी होती है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ये विकल्प आपके पास नहीं है, कोई आइसोलेटेड रूम नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन जो है वो दूसरा ऑप्शन है। लेकिन मेरे हिसाब से जो होम क्वारंटाइन है वो कहीं बेटर ऑप्शन है अगर वो नियमों के साथ में लागू किया जाए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, डॉक्टर वली और डॉक्टर रवि मलिक जी। आपने लोगों को ये बताया कि इस जो बरसाती सीजन है किस तरह से कोरोना से हमें जंग को लड़ना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और साथ में अब आपको ये बताने की हम कोशिश भी करते हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो इस सीजन में खास तौर से बरतनी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सावधानियां बरतेंगे तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।